हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम गंगवार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज करने जा रहे हैं करंट के लिए। क्या आप जानते हैं कि करंट का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से महत्व है। हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया भी होता है, तो इसलिए करंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो मैंने एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको पर डे प्रोवाइड करूँगा। एक PDF के फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप उसको वहाँ से टेलीग्राम से ले लीजिए और उसको फिर एक वीडियो बना करके मैं आपको पूरी क्लास को ठीक से समझा दूंगा। ये समझाने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मैं आपको इस शीट प्रोवाइड कर दूंगा। 10-15 मिनट शीट पहले अगर मैं दे देता हूँ आपको, तो आप क्या करना है, उस शीट को अच्छे से पढ़ लेना है, अपने आंसर्स को क्लियर करना है कि भाई किसका आंसर क्या बनता है। इसके बाद में हम लोग इसे वीडियो क्लास के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15-20 जो क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज बनाऊंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वनडे एग्जाम में हमेशा से जीके का पार्ट पूछा जाता है, कि वनडे एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको जीएस पूछी जाती है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके का पार्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट से आता है, लेकिन जीके के रूप में जितना पार्ट बना हुआ है वो सब उनसे पूछा जाता है। तो मैं इस सीट के माध्यम से कोशिश करूँगा कि उस जीके के पार्ट को भी वहाँ से कवर कराता रहूँ। इसके बाद में हम आपको जीके की क्लास भी कराएंगे, सिर्फ जीके की क्लास कराएंगे। वहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, प्ले लिस्ट सिर्फ जीके का ही होगा, सामान्य अध्ययन का ही होगा। जैसा कि आपने जाना होगा कि मैंने एक क्लास आपके लिए भेजी थी, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़िए। इस प्रकार से आगे की क्लासेस में आपके लिए भी करता रहूँगा। तो ये हम लोग महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है करंट अफेयर्स की, जिसका एपिसोड नंबर 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, स्वागत है आपका, प्रारंभ करते हैं। तो ये सीट मैंने आपको एक दिन पहले इसलिए भेजी थी, जिससे यहाँ से अच्छे से निकाल कर इसको अच्छे से पढ़ लें, देख लें, इसको ठीक से पढ़ लें और अपने क्वेश्चंस को टिक कर लें। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। ये जो भी हमें प्राप्त होगा मैटर अर्ली मॉर्निंग में प्राप्त होगा, 4-5 बजे के आसपास में आपको ये मैटर प्राप्त हो जाया करेगा। सुबह सुबह उठ के और अपनी एक करंट की डोज आप अच्छे से ले लीजिए 15-20 क्वेश्चंस की। अगर ये काम आप अच्छे से करते रहेंगे, अगर हम 15 क्वेश्चन भी एक दिन में लेते हैं, तो एक महीने में हम लोग 450-500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके साथ में एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और छिपा होगा, तो इस प्रकार से हम लोग 1000-1200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि हमारे पास एक अच्छा मैटर तैयार होगा। तो अब आगे से ये प्रक्रिया ढीली चलेगी और मैं कुछ देर में आपको आज ही या कल तक मैं आपको एक विशेष सूचना भी देने वाला हूँ लेखपाल से संबंधित, कि हम लोग लेखपाल को लेकर के कैसे पैसेज को चलाएंगे, किस प्रकार से हम आप तक अपने मैटर को पहुँचाएंगे, किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे। तो ये सूचना हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ तो दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के लिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में आई FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। मैं आपको जीके का इस फॉर्म में भी आपको मैं जीके प्रोवाइड कराऊंगा और आपको मैं नोट्स के रूप में भी जीके को दूंगा। ये क्वेश्चंस हैं हम लोगों के, ये क्वेश्चंस मैं आपको लगातार सीरीज के रूप में चलाता रहूँगा और मैं आपको नोट्स के रूप में भी सीरीज को चलाऊँगा, जिससे कि आप क्या हो उस नोट्स को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि करंट की सीरीज इस प्रकार से चलाते हैं इसको ऑब्जेक्टिव रूप में, जिससे आप क्वेश्चंस को भी ठीक से पढ़ पा रहे हैं और अपने आप को ये टैली भी कर पाते हैं कि आपके अंदर क्या स्टेमिना है, आप कितने क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर समझना है थोड़ा सा आपको कि किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन क्षेत्र कहाँ है। सपोज कर लेते हैं कि 2 एरियाज है हमारे पास में। एक एरिया हमारे पास में ये है, जो कि एरिया कितना है हमारा 400 वर्ग किलोमीटर का। एक एरिया हमारे पास ये है, ठीक है, जो कि कितना है हमारा, सपोज कर लो कोई भी, तो हम इसको ले लेते हैं 20 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से इतना पार्ट जो है वो घिरा हुआ है, इसको कम कर लें थोड़ा सा। अगर हम सपोज करते हैं कि इसमें से इतना पार्ट घिरा हुआ है और ये पार्ट कितना है, तो ये मान लो 360 वर्ग किलोमीटर पार्ट जो है वो क्या है, वन क्षेत्र से घिरा हुआ। समझते रहना मेरी बात को, 360 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से घिरा हुआ। यदि मैं इसकी बात करूँगा परसेंटेज में, तो कितने बच्चों परसेंट होगा ये, तो ये 60%, 4×24, मैं इसको 60% देता हूँ, 240 वर्ग किलोमीटर। तो ये टोटल कितना
कितना हमारे पास है 400 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से वन क्षेत्र कितना है हमारे पास 240 वर्ग किलोमीटर है। 400 का जो 240 है कितना परसेंट होता है 60% होता है। यही हमारे पास एक और क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल है हमारे पास में, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें से हम लोग ये जानते हैं, हम ये जान रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास वन क्षेत्र घिरा हुआ है वो कितना है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो वन क्षेत्र हमारे पास घिरा हुआ है वो कितना है 18 वर्ग किलोमीटर, यहाँ से इस साइड का, ठीक है। ये हमारा क्या है घिरा हुआ है, तो 18 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका परसेंटेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 18/20 × 100, तो कितना आएगा 20 × 100 = 85%, ठीक है। मेरी बात को समझते रहना। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो परसेंटेज वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो इस वाले क्षेत्र की ज़्यादा है परसेंटेज वैल्यू, लेकिन रियल वैल्यू की बात करते हैं कि 240 वर्ग किलोमीटर, और ये कितना वर्ग किलोमीटर 18 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसने जो क्षेत्रफल घेरा है, किस राज्य ने सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरा है, तो इस वाले राज्य ने सबसे अधिक क्षेत्रफल घेर रहा है 240 वर्ग किलोमीटर, जबकि ये कितना है 18 वर्ग किलोमीटर। लेकिन पूछा जाता है कि किस राज्य ने सबसे अधिक परसेंटेज वन क्षेत्र घेरा है, तो परसेंटेज में ये हमारा अधिक है, ये अपने क्षेत्रफल का 60% कवर कर रहा है, जबकि ये अपने क्षेत्र का 85% कवर कर रहा है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे तो यही बन जाते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य ने घेरा है, या सबसे अधिक परसेंटेज क्षेत्रफल किस राज्य ने घेर रखा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमसे यहाँ पर पूछा है कि किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो हम लोग कहेंगे एमपी में। एमपी में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, लेकिन यदि हम परसेंटेज वन क्षेत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, परसेंटेज वन क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप मिजोरम लिखेंगे, ठीक है, मिजोरम में है, और कितना है ये 85.4% इन्होंने इसको घेर रखा है, ठीक है। 85.4% यहाँ पर इन्होंने घेर रखा है। एक बात और भी ध्यान रखिए कि जो वन क्षेत्र की रिपोर्ट जो आती है वो 2 साल बाद आती है। कितने साल बाद आती है, 2 साल बाद आती है। इससे पहले रिपोर्ट 2017 में आई थी, और अब रिपोर्ट कब आई है 2019 में आई है, तो 2 साल में रिपोर्ट आती। अगर हम यहाँ वृद्धि की बात करते हैं कि कुल वृद्धि, कुल क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले तो, कि कुल क्षेत्र परसेंटेज में कितना घेरे हुए हैं, 24.56% हम लोग घेरे हुए हैं। यदि हम कुल वृद्धि की बात करते हैं तो कुल वृद्धि कितनी हो रही है, तो 5188। भाई जो 2 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में वो 5188 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हो रही है, ठीक है। यदि हम राज्य के हिसाब से वृद्धि देखते हैं तो राज्य में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, इसके बाद में कर्नाटक में वृद्धि हुई है, सॉरी केरल में वृद्धि हुई है, और इसके बाद में किसमें, कर्नाटक में। अब देखिए यहाँ से मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। परसेंटेज वन क्षेत्र की बात करेंगे तो किसके पास है सबसे ज़्यादा, मिजोरम की। यदि सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वन क्षेत्र में, तो आप बात करेंगे यहाँ पर बच्चों एमपी की। सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे तो एमपी की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन क्षेत्र की बात करेंगे तो मिजोरम के पास है। कुल क्षेत्र कितना है हमारे पास में 24.56% है। कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो 2 साल में जो वृद्धि दिखाई गई है वो 5188 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और यदि हम बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, इसको अरुणाचल प्रदेश में समझ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में, फिर केरल में, और फिर कर्नाटक में। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए प्रिय बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में कहा है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपके बी ठीक हो जाएगा। इससे पहले वाले ए का ऑप्शन कौन सा ठीक था, ए वाले का सी था। पहले का क्वेश्चन कौन सा था, पहले का सी ठीक था, और दूसरे वाले का क्या ठीक होगा, तो दूसरे वाले का ऑप्शन बी ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। क्या किया है उन्होंने, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा रेल है, तो इस रेल मंत्री कौन है, जल्दी से बताइए रेल मंत्री कौन है। तो आप जानते हैं कौन है रेल मंत्री, पीयूष गोयल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री है, जल्दी से बता दो, ये भी बच्चे जानते हैं। और बेटा क्या होते हैं, जॉन मथाई। देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी वो हम आपको प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के नाम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें एक अच्छे से क्वेश्चन भी मिलना ही चाहिए।
और मिलेगा भी। ठीक है, आपसे भी एकदम गारंटी है हमारी कि 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है यहाँ पर कि किस राज्य ने स्टार्ट किया है, किससे संबंधित है, परिवहन निगम से संबंधित है, और कौन सी सेवा है, व्हाट्सएप सेवा है, क्या नाम है, दामिनी। तो दामिनी याद रखना, कैसी सेवा है, व्हाट्सएप सेवा है, किससे संबंधित है, परिवहन संबंधित है, और किस राज्य से है, तो ये यूपी से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से है, यूपी से संबंधित है। आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात यूपी की कर लेते हैं तो यूपी की सबसे पहले मुझे जल्दी से कैपिटल बताओ। सभी बच्चे जानते हैं कि बच्चे यूपी के रहने वाले हैं, तो बेटा क्या है, लखनऊ। दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे, जीके का क्वेश्चन है, तो गोमती नदी के किनारे। आगे चलकर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं यहाँ के सीएम को लेकर के, तो सीएम कौन है यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। अगर हम बात कर लें यहाँ पर गवर्नर को लेकर कि भाई गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है, आनंदी बेन पटेल। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके राज्य की जो चिन्ह है, तो राज्य की पशु की बात करें तो पशु कौन है, जल्दी से बताओ। वैसे तो ये यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में मैं एक बहुत अच्छे से आपको डिटेल वाली क्लास दूंगा जीके के रूप में। ठीक है, जिसमें आपका पूरा यूपी कवर होगा, 2-3-4 क्लासें लगेंगी, और विद ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट्स भी होंगे आपके 1 लाइनर वाले, और आपको विद ऑब्जेक्टिव भी प्राप्त होगा। ठीक है, बारहसिंगा। यदि हम जब पक्षी की बात करते हैं, और क्या होता है, पक्षी कौन है यहाँ पर, सारस, जो कि कौन होता है, क्रोच है। ठीक है, अगर हम यहाँ पुष्प की बात करें कि पुष्प क्या होगा, तो आप जानते हैं पुष्प क्या होता है, पलाश होगा। और एक और बचता है वृक्ष। ठीक है, वृक्ष आप कौन सा है, अशोक का वृक्ष। तो यूपी के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको प्रदान की, आप पहले से भी इसे जानते होंगे, लेकिन आपका क्या होगा, देखिए ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को आप जानते हैं तो उसे रिवाइज नहीं करेंगे, आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसका आंसर आपका बनेगा वी। क्या आंसर ठीक होगा इसका, वी। फ्लिपकार्ट के साथ में उन्होंने समझौता किया है। ठीक है, देखिए फ्लिपकार्ट के साथ क्या समझौता किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो लेडीज काम करती हैं, अपने सामान को कुछ बनाती हैं, तो वस्तुओं की सेल करने के लिए उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना शुरू की है। तो देखिए जो नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन जो योजना शुरू की गई है, वो निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू की गई है। उसकी 5 का आंसर क्या बन जाएगा, तो 5 का आंसर क्या बनेगा आपका, सी बनेगा। अब बात आती है निर्मला सीतारमण की, तो ये कौन है, ये वित्त मंत्री है। ठीक है, और ये पहली पूर्णकालिक महिला है, पहली पूर्णकालिक ये महिला है। ठीक है, और इससे पहले एक बार पहली पूर्णकालिक महिला इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इससे पहले भी एक बार जो है कार्यकारी के रूप में इंदिरा गांधी ने इस पदभार को संभाला था, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने इस पदभार के लिए संभाला था। ठीक है, तो इसलिए इनको पहला कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि इन्होंने ये जो योजना शुरू की है हाल ही में, किसने, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना जो शुरू की है, तो इसमें अगले 5 वर्षों तक 102 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य है, जिसमें 21 मंत्रालयों के द्वारा 18 राज्यों और शेष और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें योजना लागू की जाएगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि किसने प्रारंभ किया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि दृष्टिहीनों के लिए, ब्लाइंडेड लोगों के लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, ये जो मनी ऐप है आपका, तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि मनी की फुल फॉर्म क्या होती है, MANI। तो मनी मोबाइल से जुड़ा हुआ ऐप है ये, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन। कौन सा ऐप है ये, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन। आपका ये ऐड है, सॉरी ये ऐप है आपका। ये किसने किया है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है।
भारतीय, आप सीधे से समझ लें कि नोट से संबंधित जब की बात आती है तो नोट किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। तो कौन लॉन्च करेगा इसको, आरबीआई करेगा। देखिए जो दृष्टिहीन लोग होते हैं अगर वो मोबाइल में इस ऐड को लोड कर लेते तो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन वो अच्छे से इस नोट की पहचान को कर सकते हैं, इसलिए इस नोट को, इस ऐप को बनाया गया है। अब बात करते हैं आरबीआई को लेकर के। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 1935 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर हम इसके गवर्नर की बात करेंगे कि भाई इस समय गवर्नर कौन है, तो जल्दी से बताओ इसका गवर्नर कौन है, और आप तुरंत कहेंगे कि कौन है, तो आप कहेंगे कि शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास इनके जो है वो गवर्नर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर आपका क्या बनता है, छठे का सी। छठे का भी आंसर सी बन रहा है और पांचवें का भी आंसर सी ही था। ये क्वेश्चन हम लोग का कौन सा हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो मनी की फुल फॉर्म को आप ध्यान रखिएगा, मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफिकेशन। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं कि आरबीआई से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स कर्मचारियों का चयन किया है, तो 4 कर्मचारियों का चयन किया है। डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। यदि बात हम इसरो की करते हैं तो स्थापना 1968 में हुई है। आप नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ स्थापना 1968 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और इसमें जो अध्यक्ष है प्रेजेंट वो कौन है, के शिवान। काफ़ी चर्चित नाम है, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में। और अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो उनके बारे में नहीं जाना, वरना आप जानते हैं कि हर 15 दिन में इनसे संबंधित कोई ना कोई अच्छी बड़ी खबर हम लोग को सुनने को प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की। तो विश्व ब्रेल दिवस, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया था लुईस ब्रेल की जयंती पर। इनकी जयंती है 1809 में। ठीक है, तब से लेकर के जुमा। तो क्यों मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, तो जो ब्रेल लिपि है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ब्लाइंड लोगों से जुड़ा हुआ ये भी होता है। तो ये जो ब्रेल लिपि है उसको, उसकी अवेयरनेस करने के लिए, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, साल का ये पहला दिवस मान के चला जाता है। 4 जनवरी साल का पहला ही दिवस है, शायद 1, 2, 3 में कुछ भी नहीं होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची, अब यहाँ पर देखिए मैं इस चोटियों के बारे में एक आपको जीके में क्लास दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पहले मैं उसकी ऊंची चोटी बता देता हूँ। किसकी, अंटार्कटिका की ऊंची चोटी कौन है, तो उसका नाम है बच्चों माउंट सिडली। क्या नाम है उसका, माउंट सिडली। बात समझ में आगे होगी क्या नाम है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी है, ये अंटार्कटिका की। क्या नाम है, माउंट सिडली। पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो ये है मालागत पूर्वा। मालागत एक बार अपने हाथों से अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये कितने वर्ष की उम्र में चढ़ी है, इस पर 18 वर्ष में। एक ऐसी पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने की 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर उन्होंने फतेह हासिल की है। ठीक है, ये 5 साल पहले माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुकी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किसने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। तो देखिए ये जो घोषित किया है वो WHO ने किया है। ठीक है, क्यों किया है, तो यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सभी बच्चे जानते हैं, इसके नाम के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके नाम के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो। इनकी जयंती है ये, ठीक है, इनकी 200वीं जयंती पर। कौन सी जयंती पर, 200वीं जयंती पर। तो WHO के द्वारा जो है इसे 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा वर्ष, 2000 वर्ष जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। क्या घोषित किया गया, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया।
क्यों घोषित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती जो कि 200वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। किसने घोषित किया? तो आप कहेंगे WHO ने। और इसकी हम बात करते हैं बच्चों, तो जल्दी जल्दी लिखिए। स्थापना है 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। और आप इसके हेड क्वार्टर के बारे में जानते ही हैं पहले से, जिनेवा। और इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, वो कौन है? तो इसके हेड हैं टेड्रोस अदानोम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। तो इसको आप इसे ध्यान रखना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस। मैं लिख इसलिए देता हूँ जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आप अच्छे से उसे नोट कर पाएँ। और इसको आपको सुनना ही नहीं, कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करना है। यदि आप नोट नहीं करते तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रहने वाली नहीं है। एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो इतनी बड़ी जानकारी आप एक साथ याद नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ हाल ही में 1.5 बिलियन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। डाटा से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो और आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो लेखपाल का संबंधित है, और लेखपाल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे एग्जाम में तो जरूर ही पूछा जाता है, और बड़े एग्जाम में भी जरूर ही पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर इस टाइप के एग्जाम, करंट के इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं करंट से संबंधित, वो आपके एग्जाम से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है, हाल ही में $1.5 बिलियन का ऋण समझौता भारत ने किसके साथ किया है? तो देखिए भारत ने जो समझौता ये किया है वो किस बैंक के साथ किया है? तो ये किया है ADB के साथ में, ADB। और ADB की फुल फॉर्म जल्दी से आप बता दीजिए, हालांकि कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि आपसे पूछी जाए, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। तो ये होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है बच्चों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम इसकी बात करते हैं स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1966 में। और इसके हेड क्वार्टर की बात करोगे आप तो होगा मनीला। और मनीला कहाँ है ये भी आपको बताना है। तो बच्चे मनीला है फिलीपींस में। कहाँ है बच्चों? फिलीपींस में, ठीक है। तो ये बात हम लोगों की हो गई ADB की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है एक्सिस बैंक ने। तो आपका आंसर बनता है आंसर नंबर D, ठीक है। अब आप जरा नोट कीजिए इसको। एक्सिस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो MD और CEO हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी। फटाफट नोट कीजिए, एक्सिस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके MD और CEO जो हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। तो ये बात तो आपके एक्सिस बैंक से संबंधित हो गई। लेकिन अब आप आइए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो MD और CEO हैं, MD और CEO वो हैं आपके प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। किसने किया? देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है आपको। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, MD एंड CEO प्रशांत त्रिपाठी। दूसरा आपका आया एक्सिस बैंक, हेड क्वार्टर मुंबई, और इसके जो MD और CEO हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हाल ही में COPV कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है पंजाब में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? D बनेगा। अब समझिए, पंजाब में बठिंडा में एक यूनिवर्सिटी है कि उनका किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? उस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल
यूनिवर्सिटी इन पंजाब इन बठिंडा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन पंजाब इन बठिंडा ने ये CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल प्रारंभ किया है। इसका मुख्य काम यही है कि ये एक उचित और सटीक जानकारी हम लोगों तक पहुंचाए, तो जितनी भी फेक न्यूज हैं उनको क्या किया जाए, उनके साथ रोकथाम की जाए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19, देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। कोविड-19 और इस समय तो कोविड-19 से जुड़ा हुआ जितना भी पार्ट है उससे आप मान के चलिए आपके प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कोविड-19 से जुड़ा हुआ। जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो छोटे स्तर से हों या बड़े स्तर से हों, उनमें एक क्वेश्चन तो 100% आपको प्राप्त होगा ही। तो उनका कोविड-19 रोकथाम कार्य के लिए तो यहाँ पर ये बनता है कि आयुर रक्षा क्लिनिक क्या स्टार्ट किए गए हैं, आयुर रक्षा क्लिनिक, और किसने स्टार्ट किए हैं, केरल ने। इसकी रोकथाम के लिए, कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक किसने प्रारंभ किए, तो आप कहेंगे केरल ने। केरल ने इससे पहले भी एक काम किया था, और वो क्या था, एक रोबोट बनाया था, कर्मी रोबोट, ठीक है। उसका काम किया था कि जो कोविड-19 के पेशेंट थे उनको क्या करता था, उनकी देखभाल करने के लिए उसने एक रोबोट तैयार किया था, और वो कौन, क्या नाम था उसका, कर्मी रोबोट। तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, अच्छा हाँ, केरल के बारे में आए तो केरल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। केरल, सबसे पहले तो मुझे कैपिटल बता दो, जल्दी से बोल लो अपने मन में। देखिए क्या है, आपसे जब मैं कहता हूँ तो आपको यदि याद है तो तुरंत ही अपने मन में बोल लिया करो, और बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम क्या होगा, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं पर सीएम को लेकर के, तो सीएम है इसके विजयन पिनरई, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लें, और जिन बच्चों को पता है वो क्या करें, यहाँ पर इसको रिवाइज कर लें। और बच्चे यहाँ पर बात करते हैं हम गवर्नर की लेकर के, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। और दो चीज़ें और भी हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ पर जो काफ़ी फेमस रही हैं, शांत घाटी और पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। लिखा हुआ तो शायद समझ में आता ही होगा, फिलहाल मैं बोलते रहता हूँ जिससे कि आपको सुन करके उसे अच्छे से नोट कर पाए। तो ये था थोड़ी सी जानकारी केरल के संबंधित में। आप जानते हैं ये केरल कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले राज्य क्लियर कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उनका वर्ष 2022 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेल। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन से हैं 39वें राष्ट्रीय खेल है ये, तो नंबर आप जरूर ध्यान रखें, कब हो रहे हैं 2022 में। कौन से नंबर के हैं, तो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं। कब हो रहे हैं, तो 2022 में। का शुभंकर किसे चुना गया है, यूपी के राजपशु को, यूके के राजपशु को, मेघालय के राजपशु को, और केरल की राजपशु को। तो मेघालय के राजपशु को, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। किसको चुना गया है, मेघालय के राज पशु को, ठीक। अब बच्चे यहाँ पर बात आती है कि मेघालय का राज पशु कौन सा है, तो ये है आपका, हिंदी में लिख दूं, क्लाउडेड ल्यूपार्ड, क्लाउडेड ल्यूपार्ड, और इसे कहते हैं धूमिल, धूमिल। अभी ल्यूपार्ड की हिंदी एकदम दिमाग में नहीं आ रही है, आप जरा देखो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ बात कर लेते हैं धूमिल ल्यूपार्ड क्या होता है। ल्यूपार्ड का हिंदी भाई सब लोग जानते हैं, देख लेना, नेट पर सर्च मार देना, तो नाम उसको रिवाइज नहीं हो रहा है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग मेघालय के बारे में आकर। तो सबसे पहले तो मुझे कैपिटल बताइए, इसकी कैपिटल क्या होगी, जल्दी से बोलो। तो इसकी कैपिटल है शिलांग। अब मुझे यहाँ पर सीएम बताइए, और सीएम भी आप यहाँ पर जानते हैं, बताओ भाई सीएम कौन है, कोनराड संगमा। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखना चाहता हूँ, कोनराड, तो पूरा नाम है इसका कोंगकल संगमा,
कोंकण और संगमा, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम पार्टी की बात करें तो ये नई पार्टी इनकी बनी हुई है। पार्टी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि पार्टी के बारे में आपको विशेष तरीके से बता दूंगा। पार्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी पार्टियां, कौन सी पार्टी कब बनी, उसका हेड कौन, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो नेशनल पीपल पार्टी है, इनकी कैपिटल होगी। एक चीज और बचा है यहाँ पर, क्या बचा है, गवर्नर। जल्दी से बताओ भाई, गवर्नर कौन है इसका, गवर्नर तथागत राय, तथागत राय। तो ये थी आज की क्लास, आपकी महत्वपूर्ण सीरीज जो हम लोगों ने प्रारंभ की है उसको लेकर के, ठीक है। आगे भी हम लोग इसी तरह की क्लास को करेंगे और आगे आने वाले समय में आपको जो क्लास हम प्रोवाइड करेंगे उसकी टाइमिंग होगी मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के आसपास मैं आपको ये क्लास लोड कर दूंगा। आप इस क्लास को सबसे पहले उठिए, सबसे पहले आप करंट की डोज लीजिए। करंट जब आप क्लियर कर लेंगे, करंट एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। और करंट के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जितना भी जुड़ा हुआ उससे जीके का पॉइंट होता है वो भी मैं आपको क्लियर कराते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी से पकड़ बन सके। देखिए 2-4 दिन आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप एक आदत बनाइए, एक कॉपी बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप लेटे हुए हैं, मोबाइल को उठा लिया है और आप क्या करें, उसको देखते चले जाएं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आप एक कॉपी लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, क्वेश्चन मत नोट कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नोट मत कीजिए। क्वेश्चन की शीट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर लिख लीजिए एपिसोड नंबर 1, उसके द्वारा जितना भी सोल्यूशन होगा मैं आपको कराऊंगा। आप उसको सोल्यूशन को बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे कभी भी आप इसको यदि पढ़ेंगे तो 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें डिवाइड अच्छे से हो जाएंगी और 2 मिनट में आपको 40-50 क्वेश्चन का मैटर तैयार भी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, इसके बारे में जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी कीजिए। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। आप अधिक से अधिक सहयोग करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और धीरे धीरे अन्य लोगों को भी जोड़ करके हम क्लास को आगे और सुचारू रूप से अच्छे से इसको चला पाएँ, ठीक है। तो आने वाले समय में आज ही मैं आपको कोई ना कोई जानकारी देने वाला हूँ लेखपाल से संबंधित, कि लेखपाल में हम लोग किस किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट को किस किस समय अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो नमस्कार।